मैं हूं सारसन। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्ला। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में। पाकिस्तान अभिनंदन पर बस यही लिखा हुआ है, अभिनंदन पर कोई ये बात है, बाकी हिंदी है। वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद उस पर रिएक्शन करते हैं। अभिनंदन उस जहाज़ को हिट करना चाहते थे कि वो कैसे हमारी टेरिटरी में घुस आया, क्योंकि हालात और तनाव एकदम बढ़ा हुआ था, टेम्परेचर अप था दोनों ही मुल्कों की तरफ से। जब अभिनंदन की जो फाइटर था उसको एक मिसाइल ने हिट किया तो वो गिर गई पाकिस्तान। जो क्रैश हुआ, एग्जिट किया अभिनंदन ने, और विंग कमांडर अभिनंदन को वहाँ जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने पहले बंधक बना लिया और बाद में उनको जो है पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया। तो एक बार सारी दुनिया को ये लगा, हमें भी लगा कि अब अभिनंदन की अगले कई साल उसकी उम्र के जो हैं वो पाकिस्तान की जेल में गुजर जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के लिए था, क्योंकि भारत सरकार को ये दिखाना था कि दुश्मन मुल्क में वो अपने जवानों के लिए कैसे लड़ता है। और भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल से सीधा मैसेज दिया पाकिस्तान को कि अगर अभिनंदन की रिहाई नहीं हुई तो स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए तैयार है। स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एक्शन एक और बालाकोट हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन की तैयारी थी, यानी भारत युद्ध के मैदान में भी कूद सकता था। नमस्कार जी, मैं हूं जगविंदर पटियाल और पब्लिक इंटरेस्ट के इस डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। हम किसी न किसी ऐसे बड़े मुद्दे पर आपसे बात करते हैं जो वाकई पब्लिक इंटरेस्ट का हो और आपके मन में कई सारे सवाल, कई सारी जिज्ञासाएं हों कि ये कैसे हुआ था, इसको कैसे मैनेज किया होगा, तब क्या होने वाला था और ये कैसे हो गया। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है एक ऐसा विंग कमांडर जो पाकिस्तान के जहाज़ को फॉलो करता हुआ उससे एंगेज हुआ और पहुंच गया पाकिस्तान। एक मिसाइल उस विंग कमांडर के अपने मिग को भी लगी और मिग पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, पर्दे की कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं। ये 2019 की कहानी है। महीना था फरवरी और तारीख 27 और 28 थी। हुआ क्या था? हुआ ये कि भारत ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट में स्ट्राइक किया। सब जानते हैं आप। बालाकोट में स्ट्राइक के अगले दिन क्या हुआ? पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ था। उसको लगा कि वो रिएक्ट कैसे करे। उसने अपना एक F-16 विमान भेजा। F-16 विमान क्या है? टोही विमान था। वो आया और जम्मू कश्मीर की टेरिटरी के आसपास आसमान में रैकी कर रहा था एक तरह से। लेकिन उसे नोटिस किया हमारे इंडियन एयरफोर्स के रडार ने कि ये पाकिस्तान का यानी दुश्मन का एक फाइटर जेट हमारे इलाके की तरफ घूम रहा है। पठानकोट बेस को इतला दी गई। पठानकोट बेस से विंग कमांडर अभिनंदन, पूरा नाम था अभिनंदन वर्धमान, वो अपना फाइटर लेकर उड़े वहाँ से और वो एंगेज हुए इस F-16 के साथ। F-16 की हिस्ट्री क्या है? पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास ये कहाँ से आए? हुआ ये था कि जब अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा था अमेरिका और अमेरिका ने पाकिस्तान के कई बेसिस को इस्तेमाल किया, तो उस दौरान बहुत सारी आर्थिक मदद एड के रूप में मिलती रही पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका जहां की भी टेरिटरी को इस्तेमाल करता है किसी भी पड़ोसी मुल्क में ऑपरेशन चलाने के लिए या अपने युद्ध को और गति देने के लिए, तो उन हालात में क्या करता है, वो जिस भी मुल्क की मदद ले रहा होता है अमेरिका वहाँ पैसा फेंकता है, उनको एड देता है। तो पाकिस्तान को भी एड मिल रही थी। उसी एड के चक्कर में पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये F-16 विमान भी मिले थे। कहते ये हैं कि जो विमान आउटडेटेड होने वाले थे उस दौर के इन F-16 विमानों को उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन पाकिस्तान को ये भी कहा गया था कि युद्ध के तौर पर इनका इस्तेमाल कभी वो नहीं करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। तो वापस आ जाते हैं फरवरी 2019 पर। F-16 से एंगेज हुआ और एंगेज होने के बाद अभिनंदन उसको फॉलो कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि अभिनंदन उस जहाज़ को हिट करना चाहते थे कि वो कैसे हमारी टेरिटरी में घुस आया, क्योंकि हालात और तनाव एकदम बढ़ा हुआ था, टेम्परेचर अप था दोनों ही मुल्कों की तरफ से। बालाकोट में स्ट्राइक, पहले पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट में स्ट्राइक किया।
पाकिस्तान ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इस तरह से काम कर देगा रातों रात। इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान चौकन्ना था, देख रहा था कि भारत दूसरा अटैक ना कर दे, लेकिन इस बीच ये फाइटर जेट्स एक दूसरे को फॉलो करने लगे, एंगेज होने लगे। जब अभिनंदन की जो फाइटर था उसको एक मिसाइल ने हिट किया तो वो गिर गई पाकिस्तान। जो क्रैश हुआ, एग्जिट किया अभिनंदन ने, और विंग कमांडर अभिनंदन को वहाँ जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने पहले बंधक बना लिया और बाद में उनको जो है पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया। जब ये खबर आई तो एक बार सारी दुनिया को ये लगा, हमें भी लगा कि अब अभिनंदन की अगले कई साल उसकी उम्र के जो हैं वो पाकिस्तान की जेल में गुजर जाएंगी। और ऐसे लगा कि इतनी बहादुरी से पीछा करते हुए ये आदमी पाकिस्तान में घुस गया, अब कैसे हालात का सामना करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज किसके लिए था? मैं, आप, हम सब लोग यही सोच रहे थे। सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के लिए था, क्योंकि भारत सरकार को ये दिखाना था कि दुश्मन मुल्क में वो अपने जवानों के लिए कैसे लड़ता है। क्योंकि एक तरफ बालाकोट होके हटा था, दूसरी तरफ 40 सीआरपीएफ के जवान हमने पुलवामा में गंवाए थे। ऐसे में इन हालात में अगर किसी भी सैनिक को भारत सरकार उसके हाल पर छोड़ देती या हालात के सहारे छोड़ देती तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ वो सेनाओं के मनोबल पर फर्क डालता है, बल्कि भारत की कूटनीतिक तौर पर दुनिया में क्या पहुंच है उसको भी एक तरह से डाउन साइज होने का वक्त मिल जाता। शायद यही मौका था और भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल से सीधा मैसेज दिया पाकिस्तान को कि अगर अभिनंदन की रिहाई नहीं हुई तो स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए तैयार रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 5 साल बाद मैं ये दावे कैसे कर रहा हूँ, आज क्यों मुझे पता लगा? मुझे पता इसलिए लगा क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त कौन थे? वो थे अजय बिसारिया। अजय बिसारिया की किताब आई है, एंगर मैनेजमेंट। उस किताब में ये तमाम चीज़ें जो भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पर लिखी गई है कि वो कितनी ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थी, इन तमाम चीज़ों पर जो खुलासे उन्होंने किए उसमें ये जो कहानी मैं आपको हकीकत की बता रहा हूँ ये निकल कर आई। अजय बिसारिया साहब से मैंने बात भी की, उन्होंने मुझे जो इंटरव्यू दिया उसमें जो बातें बताई वो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बिसारिया साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं दिल्ली में था तब जब ये खबर आई। हालांकि उनकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी लेकिन तब वो दिल्ली में थे। वो एक तरह से आईएफएस अधिकारी हैं और कई जगह पर उनकी तैनाती रही है। इत्तेफाक से जब 2019 का ये पूरा वाक़या हुआ तो वो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर तैनात थे। लेकिन जब जिस दिन की घटना 26-27 तारीख की, उस दिन वो दिल्ली में थे। कहते हैं दिल्ली में जब मुझे खबर आई तो ये लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत शुरू हुई तो भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल जो था उसके ज़रिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया पाकिस्तान को कि तुरंत आप इन्हें छोड़िए और अगर आप भारत को इस हमारे पायलट को नहीं सौंपते हैं तो भारत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। इसका स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एक्शन एक और बालाकोट हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन की तैयारी थी, यानी भारत युद्ध के मैदान में भी कूद सकता था। जैसे अब गाज़ा ने अटैक किया तो इजराइल जो है कूद गया। अब उसको ऑपरेशन कहेंगे, युद्ध कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन गाज़ा में तबाही तो मचा दी। तो इस तरह की तबाही क्या भारत भी मचा सकता था अगर उसकी बात ये ना मानी जाती और अभिनंदन को ना लौटाया जाता? पाकिस्तान दबाव में आ गया। ये पूरा बिसारिया साहब कहते हैं ये पूरा ऑपरेशन जो है वो आर्मी मॉनिटर्ड था और आर्मी ने पॉलिटिकल लीडरशिप को, इमरान खान वहाँ पर उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनको कन्विंस किया और ये कहा कि भारत के तेवर तल्ख हैं, अगर ऐसा नहीं किया हमने, अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो मुश्किल हो सकती है। जब पाकिस्तान में आर्मी ये कहते तो लीडरशिप के पैर तो वहाँ वैसे ही उखड़े रहते हैं, पता ही नहीं लगता उसको कुछ। जब आर्मी का ये सीधा मैसेज आया तो इमरान खान और उनकी सारी कैबिनेट ने भारत से बगैर कोई पंगा मोल लिए, क्योंकि पाकिस्तान की असेसमेंट ये थी कि उन हालात में वो भारत से भिड़ने के लायक नहीं था। एक तरह से जिस तरह से आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर टर्मोइल की सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, उसको देखते हुए इमरान खान ने
पार्लियामेंट में ही अनाउंस कर दिया, और उससे पहले वो अपने कैबिनेट कलीग से और बाकी लोगों से भी बातचीत कर चुके थे कि भारत का ये मैसेज है और हमें छोड़ना पड़ेगा। जब आर्मी ने एक कदम पीछे खींच लिया तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप तो सवाल ही नहीं उठता बढ़ती, और यही वजह थी कि 60 घंटे के अंदर अभिनंदन की रिहाई हुई। बिसारिया साहब कहते हैं कि अगर ये बात पाकिस्तान ना मानता तो उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। हो सकता है अमेरिका के ज़रिए, हो सकता है किसी दूसरे मित्र राष्ट्र के जरिए पाकिस्तान को ये कन्विंस किया गया हो कि भारत की तैयारी क्या है। जाहिर सी बात है, अगर बालाकोट किया था तो वैसे ही सेनाओं के हौसले जो है वो अपने ऊपरी सीमा पर थे, तो ऐसे में कोई भी अटैक करना या एक दो ऑपरेशन और करना या ऑपरेशन शुरू कर देना ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि एक पायलट के लिए इस तरह के अपने देश को युद्ध में धकेल दिया जाए। तो ये अंदर की कहानी निकल कर आई कि ये कोई पाकिस्तान की दरियादिली नहीं थी कि अभिनंदन को छोड़ दिया। उसके मन का ये डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कहीं भारत उस पर आक्रमण ना कर दे, अटैक ना कर दे, आर्मी ऑपरेशन ना शुरू कर दे। इसलिए उन्होंने अभिनंदन को अटारी वाघा सीमा के रास्ते वापस भेजा था, और उसी अटारी वाघा सीमा पर उस पल का मैं खुद गवा रहा हूँ। 11 घंटे तक, सुबह से लेकर रात तकरीबन 9:15 और 9:30 के बीच में अभिनंदन को अटारी वाघा सीमा से भारत की तरफ भेजा गया था। तो वहाँ मैं मौजूद था अटारी वाघा सीमा पर, और दिन से ही ये खबरें छन छन कर आने लगी थी कि किसी भी पल अभिनंदन को वापस भेज दिया जाएगा। बिसारिया साहब एक और बात बताते हैं, वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को ये भी कन्वे किया गया था कि जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके तहत जो वॉर प्रिजनर होते हैं उस तरह से डील किया जाए, अभिनंदन के साथ कोई भी चोट या टॉर्चर जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये स्पष्ट कर दिया गया था। तो ये बहुत बेहतर बात है, और मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में भारत के बढ़ते प्रभाव की भी बात है कि पाकिस्तान को चंद घंटों के अंदर झुकना पड़ा और वापस तुरंत अभिनंदन को भेजा गया। जब अभिनंदन को बीएसएफ ने सबसे पहले रिसीव किया, पाक रेंजर्स ने अपने जो उनके डिप्लोमेट साथ आए थे, उन्होंने वाघा सीमा पर जब अटारी की तरफ भेजा अभिनंदन को, तो वहाँ बीएसएफ के ऑफिसर तैनात थे, उन्होंने रिसीव किया और फिर एमईए के पास भेजा गया उनको। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद थे, और सबसे पहले अभिनंदन का मेडिकल करवाया गया था, और मेडिकल के बाद उनको एयरफोर्स स्टेशन ले जाकर सारी बातचीत पूछी गई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मेडिकल एग्जामिनेशन थॉरो होता है, जब भी कोई आदमी दुश्मन की टेरिटरी से लौटता है तो बॉडी स्कैनिंग वगैरह सब कुछ किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तरह की चीज़, कोई इस तरह की चिप, कोई इस तरह का वायरस इंसर्ट कर दिया गया हो जिससे उस आदमी को नुकसान पहुंच सकता हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, और अभिनंदन को जो है उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मान से भी नवाजा गया था उनकी इस बहादुरी के लिए। तो ये तो उस दिन का किस्सा हो गया, लेकिन 3-4 बातें इस पूरे एपिसोड में और निकल कर आई। बिसारिया साहब ये भी बताते हैं कि कैसे भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है। मेरा सवाल उनसे ये था कि बिसारिया साहब, आप अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी उनके बड़े फेवरेट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और आज की घड़ी जब आप रिटायर हो गए हैं और पाकिस्तान में आप काम कर रहे थे, तो आपने भारत की मोदी सरकार की विदेश नीति को भी देखा। फ़र्क क्या है? फ़र्क उनकी नज़रों में ये था कि पहले बातचीत और डायलॉग से ज़्यादा बातें रखी जाती थी, क्योंकि जैसा अगर आप देखेंगे कि 99 में करगिल के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने डायलॉग का सिलसिला जारी रखा। इवन कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमृतसर लाहौर बस सेवा चलाई गई। इन तमाम चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखा, और जब कारगिल हो रहा था ये सब चीज़ें तभी चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा अब मौजूदा हाल में क्या है कि आतंकवाद का जवाब देने के लिए कठोर एक्शन किया जाता है। ये बदलाव आया है, ये फ़र्क आया है, और इसके लिए कहीं भी किसी और डिप्लोमेटिक दोस्त से जो है इजाज़त लेने की या सलाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये होता है कि अगर आप आतंकी घटना करेंगे तो जवाब जो है आतंकी घटना का आर्मी एक्शन के तौर पर या फिर देश के रिटेलिएशन के तौर पर मिलेगा, उसका बदला लिया जाएगा। ये एक बदलाव आया है आतंकी घटनाओं को देखते हुए, और ये हमेशा भारत अब ये बात भी कहता है कि आतंक के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। और इजराइल की तरह, जैसे इजराइल आतंकी घटनाओं को जो है बड़ी निर्ममता से जो है बदला लेने के लिए अटैक करता है, भारत ने भी अपनी विदेश नीति में इस तरह का बदलाव किया है। हालांकि देखिए, सभी पड़ोसी मुल्क ऐसे नहीं होते जो हर टाइम वॉर में जाना चाहें या आतंकवाद फैलाना चाहें,
लेकिन पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत है। एक और मसला उठा कि इतना सब होने के बावजूद 2019 में इतनी तलखी हुई, इतना भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहता है, ये करतारपुर कॉरिडोर क्यों शुरू किया गया? हालांकि पिछले 2004 से ये मसला चल रहा है। करतारपुर कॉरिडोर के पीछे क्या आर्मी की कोई और मंशा थी? अगर बिसारिया साहब की नज़र से देखें या कूटनीतिक नज़र से देखें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को, तो उनको लगता है कि इसके पीछे मंशा जरूर थी। मंशा ये थी कि जो भारत का पंजाब है उसमें पाकिस्तान का प्रभाव, पाकिस्तानी आर्मी का प्रभाव कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ाने के लिए ये आस्था का कॉरिडोर खोलकर एक गुड जेस्चर दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बात को नकारा कतई नहीं जा सकता कि पाकिस्तान आर्मी का इसमें हिडन एजेंडा था। वो ये चाहते थे कि आस्था के रास्ते ही चाहिए या गुरु नानक जी के वास्ते ही सही, लेकिन उनका प्रभाव और उनका ये जेस्चर बॉर्डरिंग स्टेट पंजाब पर जो भारत की तरफ है वहाँ असर करेगा। सो भारत में हर पंजाबी चाहता है कि जहाँ भी उनके गुरुधाम हैं, वो खासकर बहुत से गुरुधाम बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गए, इसलिए ही जो पाकिस्तान की तरफ पंजाब है उसे लैंदा पंजाब कहा जाता है और जो ये भारत की तरफ है इसे पंजाब कहा जाता है। तो उन तमाम गुरुधामों पर यात्राएं तो जाती हैं हर साल, चाहे वो बैसाखी का मौका है, गुरुपुरब का मौका हो, नए साल का मौका हो, हर जगह, चाहे ननकाना साहब है, पंजा साहब है, करतारपुर साहब है, सब जगह यात्राएं जाती हैं। SGPC जत्थे लेकर जाती है, सिख श्रद्धालु बड़ी संख्या में पाकिस्तान होकर आते हैं। लेकिन करतारपुर कॉरिडोर खुलने से ये हो गया कि अगर गुरदासपुर, जो पंजाब का गुरदासपुर ज़िला है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर नरोवाल में करतारपुर साहिब जो है वो कॉरिडोर से जहां हम जुड़ते हैं, वहां गुरु नानक देव जी का वो जहां उन्होंने किरत की थी, जहां वो लंबे समय तक रहे, उन तमाम जगहों के बारे में देखने का, समझने का, दर्शन करने का और उनकी उन तमाम पुरानी जो है वो धार्मिक और विरासती चीज़ों को देखने का एक अच्छा मौका भी मिलता है। मैंने खुद 2 बार मैं वहाँ गया हूँ। जब करतारपुर साहब कॉरिडोर की नींव रखी गई मैं तब भी वहाँ गया, और जब करतारपुर साहब का कॉरिडोर शुरू हुआ, जब यात्रा शुरू की गई तब भी मैं वहाँ गया। तो इन तमाम मौक़ों को देखकर लगा कि ये एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन हाँ, भारतीय एजेंसियाँ ये मानती हैं कि ये एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी का भारत के पंजाब में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने, अपना प्रभाव बढ़ाने का एक तरीका ज़रूर था। लेकिन भारत सरकार ने इसे ऐसे नहीं लिया और वो कहते हैं कि भारत सरकार ने इसे एक आस्था के तौर पर लिया और उनको लगा कि अगर पाकिस्तान इसकी शुरुआत करना चाहता है तो हमें पंजाब को ये सौगात देनी चाहिए। और जो 2004 से विजिट्स पर या दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करने का जो मौका था, उसको एक रास्ते में तब्दील करके रावी नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया और सीधा उसको गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से जोड़ दिया गया। तो बड़ा अच्छा परिसर बना है, लोग दर्शन भी करते हैं। एक सवाल और था विदेश नीति को लेकर ही कि आखिरकार आगरा समिट क्यों फेल हुई थी। आगरा समिट मुशर्रफ के वक्त हुई थी, तो क्या उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का या मौजूदा सरकार का कोई इस तरह की शर्त थी या कोई ऐसी बुनियाद थी जिसके कारण वो जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समिट थी वो फेल हो गई? तो इस पर बिसारिया साहब ये कहते हैं कि उसमें जो लाल कृष्ण आडवाणी के एंगल से जोड़कर बातों को पेश किया गया था, मेरा ख्याल से वो असेसमेंट गलत थी। बिसारिया साहब के मुताबिक जो कश्मीर को लेकर परवेज़ मुशर्रफ की महत्वाकांक्षा थी, उसके कारण वो समिट फेल हुई। यानी पाकिस्तान हमेशा अपनी सियासत में कश्मीर का अलापता है और उस राग को अलापने के कारण ही भारत उसको एंटरटेन नहीं करता है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा। इसी पॉलिसी पर भारत सरकार शुरू से चलती रही है। सो ये तमाम मुद्दों के बाद आज आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे अभिनंदन की रिहाई हुई थी, कैसे भारत ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, एक तरह से उनको सीधा सीधा चेताया था, जिसके कारण उनको अभिनंदन को छोड़ना पड़ा, वरना स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता था। हो सकता है वो लड़ाई भी छिड़ जाती, हो सकता है कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाता। तीसरी बात ये थी कि करतारपुर कॉरिडोर के पीछे क्या आर्मी की मंशा थी, और चौथी बात ये थी कि आगरा समिट आखिर क्यों फेल हुई और क्या कहती है विदेश नीति भारत की अब, और क्या थी भारत की विदेश नीति तब। इन तमाम चीज़ों पर हमें लगा कि जो चीज़ें आपसे साझी करनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में वो की, आगे भी ऐसा करते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल
कुछ भी कोई आप चीज़ जानना चाहते हो तो हम उस टॉपिक में हर शुक्रवार को आपके साथ जुड़ते हैं, अब भी जुड़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के इस डिजिटल एडिशन में। आज सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, आपसे नई चीज़ें साझा करेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई ख़त्म। वीडियो बड़ी शानदार थी। ये बिसारिया साहब की बुक वाकई में उन्होंने पब्लिश की थी पूरे क्योंकि वो एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान की तरफ, इंडिया के, और ज़ाहिर बात है जिस सारे पैगामात उनके थ्रू ही पाकिस्तान को पहुंचते रहे होंगे, और सारे बल्कि मुंबई में थे या जैसे भी उनको सारी स्टोरी का, अंदरूनी स्टोरी का पता होगा कि क्या चलता रहा है। उनका इन साहब ने इंटरव्यू भी किया। ये ABP न्यूज़ के, आई थिंक ये हैं, कोई एंकर हैं ABP न्यूज़ लाइव के। तो इनके मुताबिक जो बसारिया साहब ने इनको बातें बताई, वो सारे को सारा खुलासा बयान कर रहे थे, और बुक में भी कुछ जो लिखा था वो भी वो बयान कर रहे थे। असल में ना सही बात है कि ये पाकिस्तान की दरिया दिली नहीं थी। इसमें दो बातें आ गई, एक इंटरनेशनल प्रेशर, दूसरा जनीवा जो है ना एग्रीमेंट, या वो जो हुआ था एक किस्म का पैक्ट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के कोई भी कैदी उसको एज अ ट्रीट किया जाएगा, कैदी नाम का उस पर को टॉर्चर किया जाएगा, जिसकी वजह से ये महफूज लौट है। तो दूसरा ये चीज़ तो अब बिल्कुल रोशन दिन की तरह है कि हमारे अयाज सादिक साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर ये कहा था कि मतलब कि ये बाजवा साहब के पाँव कांप रहे थे, लरज रहे थे, और जो इमरान खान उस मीटिंग में थे ही नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब से, और उन्होंने ये कहा कि अगर ना छोड़ा तो इंडिया क़यामत ढा देगा। तो क़यामत ढा देगा, इसलिए मजबूरन डरते हुए हमें छोड़ना पड़ा। नहीं भाई, ऐसे भी कोई सिचुएशन नहीं थी। आप तो ऐसे अपोजिशन का कोई भी बंदा हो ना, या जिसकी बात पे आप बिलीव कर रहे हो, वो बंदे तो अक्सर बोलते ही झूठ हैं, उनकी बातों में सदाकत ही नहीं होती। अच्छा, बिसारिया साहब भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो तो भाई इंडियन है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई वो जो कह रहे हैं, अयाज सादिक साहब कह रहे थे ना, उनकी मैं कहता हूँ कि जितनी भी पार्टी है ना, वो सारी है ही झूठी। मेन हेड जो उनका है ना, वो नवाज शरीफ है, और उससे नीचे आप जितने भी देखते जाएंगे, चोर अगर जो है ना, चोर का अंदाजा आप उसकी पूरी पार्टी से लगा सकते हैं। जब वो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने उनकी जमानत दी थी, वो बाहर गए तो कितने सालों बाद आया है? 4-5 साल बाद आया है। 4-5 साल तक एक बंदा जो अपने भाई की गारंटी देता है, वो बाहर चला जाता है, उसको पूछने वाला नहीं है। तो उस पार्टी का एक बंदा अगर ये कह दे कि भाई पसीने उसके माथे पे थे, टांगे उसकी कांप रही थी, तो ये भाई कहना आसान है। हालांकि ऐसी भी कोई बात नहीं। पाकिस्तान ने कौन सी इंडिया चले हारे ही सही, कोई जंगे तो पहले 3-4 लड़े ही है ना। तो ये जो कह रहे थे, ये जिनका चैनल भी है माशाल्लाह ABP वाले, ये भी कह रहे थे कि भाई पता नहीं क्या खुमियाजा भुगतना पड़ता, क्या खुमियाजा भुगतना पड़ता था। मेरी बात सुने, मैं तो आज यही कहता हूँ, उस वक्त इमरान खान साहब को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये जो इनको एज ए पीस जेस्चर उन्होंने कहा था ना, तो उस वक्त एक बार 1-2 दिन रख लेते ना, तो पता चल जाता क्या होता। अगर पाकिस्तान आपने पहले चढ़ाया, वो भी बाद में चढ़ा देते आप। असलम भाई, अगर मतलब रख लेते ना 1-2 दिन, या ना छोड़ दे, जिस तरह आप कहे खान साहब को छोड़ना नहीं चाहिए था, तो जो हो सकता है यही बात है भाई, मैं आप बोला नहीं, उन्होंने बकायदा कहा भी था कि एज ए पीस जस्टिस हम भेज रहे हैं, तो उन्होंने तो समझ लिया कि शायद हमने भाई डरा दिया, धमका दिया। भाई एक ही बात 15 मरतबा नहीं, 15 मरतबा नहीं, वही बात कर रहा ना, 3 मरतबा आप बोल चुके हैं। कौन सी बात? यही बात के पीस जैसे के लिए हमने भेजा, पीस जैसे के तो पीस जैसे एक बात एक मरतबा ही होता है। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट इमरान खान के ये बयान थे, और पहली बात अक्सर सच्ची बात होती है। अब ना छोड़ते उसका भी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात हमेशा सच्ची होती है। इमरान खान साहब ने ये छोड़ने से पहले, ये छोड़ने के बाद एक तकरीर की थी ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट सेनेट के, हमें डर था शायद ही बोला था ना कि शायद वो लड़ाई कर दे। 2 लफ्ज है, डर था। पहली बात में बोला हमें डर था, डर आ गया। फिर बोला शक शुबा 50-50 चांस थे कि इंडिया हम पर मिसाइल हमला कर देता रात 9 बजे, टाइम भी बताया है।
टाइम भी बताया था, तो ये पता चल गया था कि इंडिया मजाल सीधे कर रहा है पाकिस्तान की तरफ। तो ये आपके खान के अपने अल्फाज हैं, तो ये कोई पीस जेस्चर नहीं था, ये पाकिस्तान ने दबाव में आ गए। दबाव नहीं, मैं हाँ इंडियन हूँ ना, मैं इसलिए कहूँगा सच सच है, क्योंकि मेरे पास मैंने वीडियोस देखी खान ये भी साथ जाएगा, ठीक चले। अयाज सादिक झूठा मान, अयाज सादिक झूठा, इमरान खान भी झूठा है, इमरान खान भी झूठा है। उन्होंने शायद का लफ्ज उसने बोला, उसने कहा मुझे डर था, मुझे डर था, मुझे डर था कि हमला करना है यार, मुझे डर था, डर का लफ्ज डर गए थे ना, डर था ये इस पर आप मुझे कोई ज्यादा वजह दे सकते हो, दे दो डर के लफ्ज पर। जो नहीं, आपको लगता था कि आगे सीरिया या शाम या कोई मिस्र का छोटा सा कंट्री है, हाँ। इसके पास तो मजाइल भी नहीं, मजाइल तो छोड़ के कोई चुरली पटाखा भी नहीं है। मुझे इसलिए पता था, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता था इंडिया 2 डाले, क्योंकि पहले बार नहीं भाई 71 में भी हमारी पैंटें कभी उधर पड़ी है, वो ले आए हो यार 71 वाली पैंट ले यार, हुआ तो उसमें क्या लड़े नहीं, 71 वाली पैंट ले आया, तो फिर तो बात करो। अच्छा भाई उस वक्त की बात और थी जी रहमतुल्लाह। क्या यार तुम 71 तुमने लगा रखी है, अब ये रो इतना भी कोई बात नहीं है कि आगे खाली टाइम के इनके पास भी मजाइल है, इनके पास भी एटम बम है। ये कौन सा शाम का छोटा सा कंट्री है, या मिस्र है, या फिलीपीन है, थाईलैंड है जी। वीडियो क्रिएटर ने अच्छे तरीके से स्टोरी क्रिएट की है, और जैसे स्टोरी क्रिएट करने का हक होता है, हक अदा कर दिया, मानना पड़ेगा, इस पे क्लैपिंग होनी चाहिए। बस लग भाई बड़ी तरतीब के साथ मैं तो स्टोरी का जो है ना उस पर दाद देना चाहता हूँ। इस तरह हुआ, ये हुआ, हमारे जो ले आओ तो उधर ही पड़ी। भाई बकवास बंद करें, आप कैसे भी छोड़ते रहते हैं, ये क्या मैंने आपको कितनी मरतबा रोका है कि ये आप जो बातें करती है ये झूठी है, झूठ की बुनियाद पर मुबनी है। सरेंडर हुआ था मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी तादाद मैं नहीं मानता, और ना ही पैंटों का मानता हूँ। बस जो बात करने वाली है वो माननी चाहिए। आपका हर मर्तबा आपने वो लोग सर की तरह पता नहीं क्या आप वतीरा बन गया कि आपने 93,000 पैंटें लगाए रखी है। ठीक है, फर्ज छोड़ा था ना, तो मुझे उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि इंडिया ने यही कहना है कि हमारे खौफ से, हमारे डर यार, हमारी कंट्री में हमारी सिक्योरिटी में भला उनकी क्या मजाल, क्या हिम्मत है इंडिया की कि हमारी कंट्री से वो लेकर जाएं। तुम खुद ही बताओ। अच्छा, और ये बता, इसने बात की है, दूसरे ने पीस के लिए छोड़ा था भाई, पीस के लिए। अच्छा, इस पर स्टॉप मुझे ये बता दो, चले उसको तो खौफ के मारे छोड़ दिया। अच्छा, कलभूषण को क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा? ये किधर है कलभूषण? कलभूषण किधर है ये पहले पता करो, है किधर कलभूषण? किधर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है? हाँ, पढ़ो जाकर किधर है, किधर है। मैं अब तुम पर छोड़ता हूँ, बता दो। चलो, मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ कलभूषण है, कहाँ पे है, आप यही बता दो। 93,000। अच्छा, मेरी बात सुन ले आप। मैं टेररिस्ट कंट्री जिसके अंदर 139 एंट्रीज यूएन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो कह रही है खुदा का कहर, खुदा का कहर, खुदा का अजाब, वो कंट्री कह रही है कि हमने पीस के लिए छोड़ा। खुदा का कहर तो ये वही यूएन ने। एक मिनट, कश्मीर में अगर इंडिया मेरी तुमने ज़ल्ज़ला इसलिए आ रहे हैं, सूरज ग्रहण इसलिए लग रहे हैं, झूठों के बाप है पाकिस्तान। यार तुमने बात मुझे करनी नहीं तो मैंने करनी है। जी जी। अगर जो कश्मीर में इंडिया जो मर्जी इंडियन आर्मी करे वो ठीक, अगर उसके अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ करे तो वो टेररिस्ट है। और जो यूएनओ कौन होता है, यूएनओ को कौन सुनता है, किस कंट्री ने सुनी है? फलस्तीन और गाजा में, उधर इजराइल में देख लेंगे क्या उसने, इजराइल ने उसकी मानी है बात, उसको ठीके पर भी वो नहीं लिखता। शाम में देख लें, इराक में अमेरिका। अच्छा, ये बता दो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने उसको हाथ नहीं लगाया, ये भी गलत है। ये भी उन्होंने डर के मारे किया। मुझे बात नहीं, ये भी मुझे बता दें कि उन्होंने खौफ के मारे नहीं किया। यार मुझे तो पैंटों का नहीं पता चल रहा, हमारी पैंटें किधर है? आप ये बता दें कि जनेवा कन्वेंशन जो है उसके मुताबिक उन किसी कैदी को हाथ नहीं लगाना, मारपीट नहीं करनी, ये भी पाकिस्तान ने खौफ के मारे किया। मुझे पैंटें किधर? मुझे पैंटें देखो यार, मेरी बात का जवाब दो ना। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 93,000 के पैंटों, ठीक है, वहां पे सरेंडर किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे आप भी वही थे पहले, फिर बालाकोट स्ट्राइक भी हुई। तो बालाकोट स्ट्राइक में किया, क्या हुआ, कितने शहीद किए, कितने बंदे मारे, यही बता दो। चले आप वो कहते हैं ना F-16 जो है उन्होंने गिराया, उसका कोई सबूत बता दो है। आलोक सर इस पर और 3 आलोक सर ने बताया, लेकिन वो कहते हैं ना उस वक्त 2-3 पुर्जे उन्होंने उठाए हुए, पता नहीं किस
चीज के, वो हो सकता है किसी गाड़ी के हो या किसी और चीज के, भाई ये हमने F-16 गिराया, F-16 का बकायदा इधर से जो गिरे थे ना पाकिस्तान में, उसके बकायदा उन्होंने आग लगी हुई मलबे भी दिखाए थे। हो गया भाई इस्लाम, उनका तुमने बातें तुमने नहीं, वो तो ये तो हमारी बातें ना, तुमने उस भाई की नहीं बात देखी कि कितनी जलन के साथ उसने भाई उन्होंने दुश्मन फाइटर भाई ने निकालनी थी। जब जहाज की बात आई है ना, तो वो कह रहा था कि ये यूएसए ने, मतलब पाकिस्तान के पास इतना जो है ना हैवी या अच्छा जो ये फाइटर जेट है, ये आ कहां से गया, उसने फिर वजह उसकी रीजन बताई है। अब ये चल बताने वाली बात तो नहीं थी, सरासर झूठ बोला, ये मेड इन पाकिस्तान है, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर इसको बनाया है। कौन सा F-70 कब? हाँ तो ये सच है। अच्छा हाँ तो मैं मान रहा हूँ। ओ यार खुदा के नशे में थे तो मैं मान तो नशा पूरी करके आया हो या घूट लेकर आया हो। वो F-16 की बात कर रहा था, यानी वो F-16 की उसने बात क्या की नशा तो नहीं करके आया? कि अड्डे दिए थे तो उसके बदले में में यूएसए ने दिए थे जहाज, हाँ जी। आज पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। भाई एड देते हाँ थे जी। तो उसके बदले में पैसे देते थे, ये डॉलर्स देते थे। अब भाई वेपन लेकिन जो सच है भाई उस वेपन्स बंदे का वो अच्छा, बिल्कुल अच्छा, सच है, हम चलो, मानते हैं, देता सब भी था, करते हैं। देता भी लेकिन था, जहाँ ठीक पे है। हम आपने दूसरा झूठ ये बोला है आपने अपने मुसलमान बच्चों, मुसलमान औरतों, मुसलमान बूढ़ों, अफगानियों की मैयतों पर आपकी खबीस कंपनी ने, खबीस बेगैरत कंपनी ने डॉलर्स भी कमाए हैं और F-16 भी। ये सच है भाई। सही गलत किया और हम ये उसको बिल्कुल condemn सच है। करते हैं। तुम इसको फिर कैसे कह रहे हो कि वो गलत बोल रहा है? तो ये मैं तुम्हें बताता, तुम सुनो तो। दूसरा झूठ ये बोला उसने, कहा है कि पाकिस्तान का जो F-16, अगर उसने बोला तो F-16 जो है ना वो LOC के ऊपर जो है ना घूमता रहा, और पाकिस्तान जो इंडियन जो बेस है पठानकोट, उसने उसके रिडार ने इसको डिटेक्ट किया और उसके बदले में विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो उन्होंने अपना जहाज पकड़ा और वहां से उड़े पाकिस्तान में आ गए, अब दुश्मन का पीछा करते हुए नहीं। मेरे ख्याल से 19 फरवरी को तकरीबन 6 फाइटर जेट, भाई 26 को नहीं बात तो मुझे मैं और बात कर रहा हूँ। 19 जो है ना फरवरी को, इससे पहले राजस्थान साइड से कोई एयरबेस है, वहां से पाकिस्तान में आए और जो है ना वहां से फिर हमारे जब रात को तकरीबन 2 बजे फाइटर जेट 6 फाइटर जेट आए थे। जब पाकिस्तान के तुम्हारा रिडार के किधर है, रीडिंग किधर है? मैं आगे नहीं चलने दूंगा, प्रूफ दो। अब इस तरह प्रूफ कैसे मैं तुम्हें दूं? ये तुम्हारे पास मतलब कि पढ़े हुए हैं ना, पढ़े हुए हैं वो दो मुझे, मैं अभी चलाता हूं, अभी करिए, चलाता हूं। मैं नहीं इस तरह झूठ पर नहीं, दो सबूत किधर है? यार सबूत है, मैं तुम्हें देता हूं। तुमने जब वीडियो एडिट करनी तो मैं मुझे अभी चाहिए, मुझे बाद में नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए सबूत किधर है? तुम्हें तो तुम कौन हो? मैं तुम्हें कुछ लिए, तुम होते कौन हो मुझसे सबूत मांगने वाले? झूठ बोल रहे हो फिर। तो मैं बोलता रहूं, अगर फर्ज का बोल भी रहा हूं तो मैं अपने खुद से बोल रहा हूं। तुम इसलिए तो कह रहे हो खुदा का कहर कि जिनकी अंदर 139 अपनी बात 139 दहशतगर्द है, दहशतगर्द कंट्री जो दहशत फैलाती है, जिनकी यूएन ऑफ डेजिग्नेटेड 140-39 है, वो खुदा का अजाब, खुदा की करम नवाजी चेक करें कि वो कह रहे हैं कि हम पीस के लिए छोड़ रहे हैं। मानते हो यूएनओ कौन है? उसकी तो सुभान अल्लाह, सुनता ही नहीं है भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। ये पाकिस्तान झूठे, उसको कौन देखता है? वो कह रहे हैं कि हम पीस के लिए कर रहे हैं, पीस के लिए कर रहे हैं। यूएनओ ने यार मैं कहता हूँ इससे बड़ी बेइज्जती हमारी क्या है कि हमारे अंदर 139 टेररिस्ट एंट्रीज है, BL है, TTP है, और वो कंट्री कह रहा है कि हम पीस के लिए हम नहीं। यूएनओ तो वो यूएनओ जो नहीं है, यूएनओ तो वो नहीं है जब अमेरिका जो है अफगानिस्तान में आके इतना जुल्म बर्बरियत कर चुका था। यूएनओ उस वक्त कहाँ था जब USA ने इराक में दागे थे मजाइल, वहां पे तबाही की थी, उस वक्त यूएनओ को मौत इंडियन बात आप मुझे